कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। अच्छा, भारत का संविधान क्या होता है? बहुत बार सुना होगा हमने भारत का संविधान। आखिर भारत का संविधान है क्या? भारत का संविधान भारत में नियम कानून लगाता है कि कैसे कैसे कौन सी संस्था चलेगी। ठीक, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति कैसे पद पर बैठे हुए हैं, कैसे चुनाव हो रहा है, इन सब के बारे में जानकारी हमारा भारत का संविधान देता है। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? इसके फादर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन इसको लिखने वाली सभा में बहुत सारे सदस्य मौजूद थे। चलिए शुरू करते हैं हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, इसको हिंदी में लिखा गया। ब्लड हमारा कल का चैप्टर था। आज हम देखते हैं भारत का संविधान। ठीक, भारत का संविधान। भारत का संविधान में एक प्रकार की किताब ही है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, किताब में चैप्टर्स होते हैं, तो इस भारत की संविधान जो किताब है इसमें भी हमारे 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग, जिसको हम चैप्टर्स भी बोल सकते हैं। इसमें 22 चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स। जब ये लिखा जा रहा था तो भारत, पहले देखते हैं कि पहली बार कैसे ना, जैसे कि पता है हमको 15 अगस्त 1947 को हमको फ्रीडम मिली। फ्रीडम मतलब कि आज़ादी हमको प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 को। लेकिन यह संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। जब हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत में मात्र केवल 4 ही स्टेट थे, ABCD। ये 4 स्टेट पहले भारत में थे। क्या थे? ABCD। ए में हमारे लगभग उस समय के 10 स्टेट आते थे, इसमें भी 10 स्टेट, इसमें 8 स्टेट, और इसमें लगभग हमारी सारी यूनियन टेरिटरीज आ जाती थी। डी में तो मात्र 4 स्टेट थे, और सबको बारी बारी से सबका विभाजन करना था और सबको स्टेट बनाना था। ठीक, तो स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, इसमें टोटल 28 बने। लेकिन पहले क्या था, 3 स्टेट ऐसे थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, क्योंकि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने छूट दे दी थी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश 3 देश बनने वाले थे, और तीनों देशों को पूरी तरह छूट थी कि जो भी क्षेत्र और जो भी किसी भी देश में जाना चाहता है वो जा सकता है। ठीक, कोई भी क्षेत्र किसी भी देश में जा सकता है। तो 3 क्षेत्र से जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, पहला था जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पे है? जूनागढ़ हमारा जो गुजरात का निचला क्षेत्र है, उसके क्षेत्र को पहले जूनागढ़ कहते थे। जैसे ये हमारा गुजरात है, इसका निचला क्षेत्र में इसी को जूनागढ़ कहते थे। और दूसरा था हमारा हैदराबाद। इसकी स्थापना निजामुल मुल्क ने की थी। ठीक, तीसरा हमारा कश्मीर था, जिसपे आज तक विवाद चल रहा है। आज तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे कितने लोग की 370 क्या है। 370 पे मूवी भी बन चुकी है, लेकिन 370 है क्या। ठीक, चलिए तो 370 के बारे में भी जानेंगे हम धीरे धीरे। तो ये 3 क्षेत्र थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ठीक, तो इन तीनों को, पहले को जूनागढ़ को, इसको जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिला लिया गया। दूसरा था हैदराबाद, इसको क्या किया गया, इस पे उस समय सारे के सारे क्षेत्र को मिलाने की जानकारी, सारी जिम्मेदारी थी। जो क्षेत्र थे हमारे सभी सेना लगा दी इन्होंने, और सेना ने इसको जबरदस्ती अपने क्षेत्र में मिला लिया। लेकिन जो कश्मीर था, कश्मीर क्या था, कश्मीर भारत में मिलना नहीं चाहता था। और कश्मीर भारत में नहीं मिलना चाहता था क्योंकि कश्मीर की मांग थी कि हमारा जो संविधान होगा, संविधान या नियम कानून, भारतीय नियम कानून कश्मीर पे नहीं लगने चाहिए, तभी हम भारत में मिल सकते हैं, नहीं तो हम भारत में नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इसीलिए 370 नंबर आर्टिकल लेकर आया गया, जिसमें 370 में कश्मीर का संविधान मतलब कश्मीर पे लगने वाले नियम कानून को लिखा गया है। और कश्मीर में पहले
भारत के नियम कानून नहीं लगते थे, तो इसीलिए 370 को जब निकाल दिया गया। 370 में बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें ए बी सी ऐसे करके बहुत सारे पार्ट हैं, तो इसमें मात्र एक पार्ट को निकाल दिया गया जो ये बताता था कि भारतीय संविधान कश्मीर पे लागू नहीं किया जाएगा। तो डी के निकाले जाने से अब भारतीय संविधान कश्मीर पे भी लागू किया जाता है। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं। तो धीरे धीरे ABCD जो हमारे 4 स्टेट थे उसको 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा गया। तो भारत को नई दिशा देने के लिए हमको एक नियम कानून लगाने की जरूरत थी। जैसे कि भारत में जब कोई नियम कानून नहीं था तो कोई भी किसी के घर में चोरी कर लेता था, कोई किसी का मर्डर कर देता था, कुछ भी हो जाता था। ठीक, तो भारत को एक नियम कानून के बाद में बांधने की जरूरत थी, तो इसीलिए संविधान बनाया गया। संविधान बनाने के लिए 299 सदस्यों की बैठक बुलाई गई। कितने? 299 सदस्यों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड थे। और इस 299 सदस्यों में सबसे ज्यादा विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, इसमें सबसे विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैक्सिमम संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया था, इसीलिए। ठीक, संविधान को लिखने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा था। कितने? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा था और यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए हम 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था और इसी को हम गणतंत्र किसे बोलते हैं? गणतंत्र राज्य वो होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, जो भी उस देश का मुखिया होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान, गांव के प्रधान भी होते हैं, तो गांव के प्रधान का भी चुनाव होता है। तो गणतंत्र बोलते हैं जहाँ भी किसी व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, वह खुद से राजा नहीं बन सकते और उसमें तानाशाही नहीं होती है। तानाशाही जैसे हमारा चाइना है, तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, केवल एक ही घर के सब लोग वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री केवल एक ही घर के बन सकते हैं। और जैसे हमारा नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है। तानाशाही का मतलब होता है कि अरे वहाँ राजा है। सीरिया पर भी कब्जा कर लिया बशर असद ने, और सीरिया में भी तानाशाही है आज। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आज तक राजतंत्र है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे गणतंत्र है। वहाँ सभी बड़े बड़े पदों का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का पद हो गया, प्रधानमंत्री का, छोटे छोटे पदों से लेकर बड़े बड़े पदों का भी चुनाव किया जाता है भारत में। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था और हमारा भारत नियम कानून में बाध्य हो गया था 26 जनवरी को, इसीलिए। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं आगे संविधान। जैसा कि हम देख लिए ऊपर, इसमें कितने भाग हैं? लगभग इसमें 22 भाग हैं। इसमें 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर में हमारा पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर क्या बोलता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये हमारा पहला चैप्टर है। संघ एवं राज्य क्षेत्र बताता है कि संघ देश का और राज्य का क्षेत्र कहाँ तक होना चाहिए और क्या क्या क्षेत्र उसका हो सकता है। जैसे पहला इसमें आते हैं आर्टिकल, उसी को बोलते हैं अनुच्छेद उसी को बोलते हैं। तो पहला आर्टिकल बोलता है भारत राज्यों का संघ है। अब संघ जैसे हम देखते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। ये तीनों को संघ बोलते हैं, लेकिन यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन तीनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। यूनियन क्या होता है? यूनियन एक ऐसा संगठन होता है। यूनियन एक ऐसा संगठन होता है जिससे कोई भी क्षेत्र खुद की मर्जी से टूट कर नहीं जा सकता। जैसे हमारा फेडरेशन है, फेडरेशन में कोई भी क्षेत्र खुद की मर्जी से टूट कर जा सकता है। जैसे भारत में हमारे 28 राज्य हैं, तो कोई भी राज्य चाहता है कि कोई भी राज्य चाहेगा कि जाके दूसरे देश के साथ मिल जाए, तो दूसरे देश के साथ नहीं मिल सकता है, क्योंकि अरे इसमें से कोई भी राज्य टूट ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है। संघ को हम सीधे सीधे ले सकते हैं, यूनियन है। और फेडरेशन क्या होता है? जैसे हमारा यूएसए राज्यों का फेडरेशन है। उसमें कोई भी राज्य अगर दूसरे देश के साथ जाना चाहता है तो दूसरे देश के साथ जा सकता है। ठीक, तो इसमें सारे राज्यों के डिफरेंट फ्लैग हैं। सभी राज्यों के अलग अलग झंडे बनाए गए हैं, सभी राज्यों के, लेकिन भारत में केवल एक ही तिरंगा है, एक ही तिरंगा झंडा बना हुआ है। ठीक, और इसे कॉन्फेडरेशन होता है, कॉन्फेडरेशन, फीफा, यह सबसे कमजोर माना जाता है। फीफा हमारा कॉन्फेडरेशन है। कॉन्फेडरेशन, फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, जैसे फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं, फुटबॉल मैच में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल होता है, तो फीफा से कोई भी कंट्री खुद से निकल सकती है। फीफा बहुत ही सिंपल संघ होता है। ठीक, तो
जो हमारा कॉन्फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन से कोई भी देश खुद से टूट सकता है, खुद अपनी मर्जी से टूट सकता है, ठीक। तो पहला बताता है भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन मतलब इसमें से कोई भी राज्य अपनी मर्जी से टूट नहीं सकता, ठीक। दूसरा आर्टिकल क्या बताता है, अब हम केवल 2 लिखते चलेंगे, ठीक। बस आप समझ जाइएगा क्या है, इसके आगे आर्टिकल है, इसके आगे आर्टिकल 2 है, ठीक। 2 क्या बोलता है, संसद। संसद के बारे में जैसे हम जानते हैं, संसद पार्लियामेंट कहाँ पे है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली को लुटियंस दिल्ली बोला जाता है, क्योंकि उसको लुटियन और बेकर ने मिलकर बसाया था, इसलिए उसको लुटियंस दिल्ली भी बोला जाता है, लुटियंस दिल्ली। चलिए दूसरा देखते हैं आर्टिकल 2। इसमें बोलता है जो हमारी संसद है, संसद किसी भी राज्य में कोई भी बदलाव कर सकती है। संसद किसी भी राज्य में कोई भी बदलाव कर सकती है। जैसे किसी का नाम चेंज करना हो और किसी का क्षेत्र बदलना हो, तो संसद किसी भी राज्य में कोई भी प्रकार के बदलाव कर सकती है। किसी का राज्य बदलना है, किसी का क्षेत्र बदलना है, ठीक। जैसे हमारा पहले था यूपी था, यूपी पहले बहुत बड़ा था और ऊपर की तरफ भी एक इसमें राज्य था उत्तराखंड। ये दोनों हमारे यूपी के क्षेत्र में आते थे, लेकिन 7 नवंबर 2000 को यह क्या कर दिया गया, 7 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तरांचल को तोड़कर निकाल दिया गया, यूपी से उत्तरांचल को तोड़कर निकाल दिया गया। फिर जैसे ये हो गया 7 नवंबर 2000 टूट गया, लेकिन आगे चलकर इसी का नाम उत्तराखंड पड़ गया, उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड पड़ गया। सेम ऐसे ही 12 नवंबर को भी टूटे, 15 नवंबर को भी टूटे, ऐसे बहुत सारे राज्य टूटे, ठीक। 12 नवंबर को क्या टूटा था, बिहार से झारखंड टूट गया। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूट गया, ठीक। ऐसे 7, 12, 15 ऐसे 3 क्षेत्र हमारे टूट गए थे। तो इसीलिए संसद किसी भी राज्य में कोई भी बदलाव कर सकती है। ऐसे जैसे हमारा सबका डिफरेंट नाम भी रख दिया गया था। पहले जो था, तो पहले किसी का नाम अंग था, किसी का नाम मगध था, अंग मगध, वज्जी था, वल्ल था, कौशल काशी, तो सबके डिफरेंट नाम थे। लेकिन बाद में संसद ने धीरे धीरे सबके नाम चेंज करते गए। जैसे कि आज एक क्षेत्र का नाम हमारे साफ दिखाई दे रहा है कि आज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बन चुका है, और मुगल सराय का नाम क्या बन चुका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक। मुगल सराय का नाम बन गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक। ऐसा तो संसद किसी में भी कोई भी बदलाव कर सकती है। तीसरा देखते हैं आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, संसद किसी भी राज्य को या किसी बाहरी क्षेत्र को, संसद किसी क्षेत्र को अपने में मिला सकती है। संसद किसी बाहरी क्षेत्र को अपने में मिला सकती है, ठीक। चलिए इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, संसद किसी बाहरी क्षेत्र को अपने में मिला सकती है, ठीक। चलिए जैसे बाहरी क्षेत्र का मतलब किसी दूसरे देश को मिलाना, किसी दूसरे देश के छोटे राज्य को मिलाना। जैसे हमारा सिक्किम पहले हमारा हिस्सा नहीं था, तो 16 मई 1975 को 35वें संशोधन के दौरान सिक्किम को कहा गया। पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, लेकिन चाइना इस पर बहुत ही अत्याचार करता था, इसलिए यह भारत में मिलना चाहता था, लेकिन भारत से भी डरता था ये, तो इसीलिए इसको 16 मई 1975 को 35वें संशोधन के दौरान इसको कहा गया पहले भारत में मिलकर देख लो, कि अगर भारत में मिलकर तुमको अच्छा ना लगे तो तुम भारत में नहीं मिलना। 16 मई 1975 को 35वां संशोधन किया गया, और 36वें संशोधन के साथ 16 मई 1975 को इसको भारत में मिला लिया गया, ठीक। 16 मई 1975 को ही 36वें संशोधन के दौरान सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। सिक्किम पहले भारत का क्षेत्र नहीं था, ठीक। तो तीसरा कहता है संसद किसी बाहरी क्षेत्र को अपने में मिला सकती है। अपने में मतलब कि देश में, ये अपने देश में मिला सकती है, जैसे भारत में सिक्किम को मिला लिया गया, ठीक। देखते हैं अगला चौथा क्या बोलते हैं। चौथा बोलता है अगर संसद अगर 2 और 3 पर कार्य कर रही है, तो उसका संसद अगर आर्टिकल 2 और 3 पर कार्य करिए तो राष्ट्रपति भी उसका विरोध नहीं कर सकते, ठीक। ये पहला चैप्टर हमारा हो गया, भाग 1 खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर बोलते हैं भारतीय नागरिकता, ठीक। दूसरा चैप्टर भारतीय नागरिकता के बारे में बताता है। भारतीय नागरिकता, ठीक। तो देखते हैं इधर भारतीय नागरिकता के बारे में। तो आर्टिकल 4 तो हमारा हो गया था। आर्टिकल 5 से यहाँ से शुरू होता है, या कहाँ से है, ये 5 से 11 तक है। कहाँ से है, ये 5 से 11 तक है। तो आर्टिकल 5 में बोलता है प्रारंभिक नागरिकता। नागरिकता की परिभाषा क्या होती है? नागरिकता की परिभाषा ये होती है, अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी किसी भी देश का नागरिक है, तो वहाँ पर उसको पूरी तरह स्वतंत्रता दी जाएगी। जैसे कि वह
किसी कॉलेज में पढ़ाई कर सकता है, कोई भी सरकारी नौकरी ले सकता है, कोई चुनाव लड़ सकता है। भारत का नागरिक होने का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, सबसे बड़ा वो है कि आप भारत में चुनाव लड़ सकते हैं और भारत में कोई भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, कोई भी पेपर दे सकते हैं, कोई भी किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं आप, ठीक। तो भारत का नागरिक, इसमें होता है प्रारंभिक नागरिकता। भारत में नागरिकता कैसे ले सकते हैं? सिटीजनशिप, जैसे कि सिटीजनशिप बोला जाता है। आप भारत में नागरिकता कैसे ले सकते हैं? पहला, इसमें प्रारंभिक नागरिकता के बारे में है। प्रारंभिक नागरिकता पहला बोलता है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, मतलब उसका जन्म भारत में हुआ हो। अगर वह भारत में जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक होगा। जैसे कि कोई भी आदमी भारत में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक बन जाता है, ठीक। दूसरा बोलता है उसके माता पिता भारतीय हों, उसके माता पिता भारतीय हों। जैसे कोई बच्चा विदेश में भी जन्म ले लिया तो अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो वो भी भारत का नागरिक होगा। तीसरा बोलता है संविधान लागू होने से पहले, मतलब कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर वह भारत में रह रहा है, चाहे किसी देश से आया हो, लेकिन अगर भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक। जैसे हमारी थी एक आयरलैंड से आई थी एनी बेसेंट, वह संविधान लागू होने से पहले ही भारत में रह रही थी, इसलिए उनको भारत का नागरिक कहा गया और उनको भारत की नागरिकता दी गई, ठीक। तो ये 3 प्रकार की नागरिकता है, लेकिन इन तीनों का दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। नागरिकता का पहली बार अधिनियम 1955 में लाया गया था, यह ब्रिटेन से लाया गया है। ब्रिटेन से, मतलब नागरिकता का कानून पहली बार 1955 में हिला दिया गया था, ठीक। पहली बार 1955 में। संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ था, लेकिन 5 साल बाद इसका कानून लेकर आया गया, ठीक। 5 साल बाद यह ब्रिटेन से लाया गया है। तो संशोधन क्या किया गया? जैसे कि जन्म है, उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो कोई विदेशी जब आता था भारत के दौरे पर तो भारत की किसी महिला से चाहे खुद की पत्नी के साथ एक बच्चे को जन्म दे देता था भारत में, तो भारत का नागरिक कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि अरे वो दूसरे देश का है लेकिन उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है संविधान में उसका जन्म भारत में हुआ हो। तो इसीलिए पहला संशोधन किया गया। पहला संशोधन कब हुआ? 1989 में। 1989 में पहला संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर बच्चा भारत में जन्म ले रहा है तो उसके पिता वैलिड होने चाहिए। उसके पिता वैलिड, मतलब कि पिता के पास एक प्रूफ होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक है कि नहीं। अगर पिता के पास ही प्रूफ नहीं है तो बच्चे को प्रूफ नहीं मिलेगा, तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, ठीक। तो 1989 में पहला नियम लेके आ गया, इसमें पहला संशोधन हुआ कि पिता वैलिड होना चाहिए। लेकिन अब पिता को वैलिड कर देने से माता को बराबर हक नहीं मिल पाया, क्योंकि बाद में जब आर्टिकल पढ़ा जाएगा तो लिखा गया है कि आदमी और औरत को समान निगाह से देखना, सबको बराबर का हक देना। इसीलिए इसमें दूसरा संशोधन 1993 में किया गया, जिसमें कहा गया पिता या माता में से दोनों में से कोई भी वैलिड हो सकते हैं। मतलब पिता या माता में से दोनों में से कोई भी वैलिड हो सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी पिता या माता में से कोई भी वैलिड, मतलब कि कोई भी विदेशी आया और किसी भारतीय महिला से विवाह कर लिया और एक बच्चे को जन्म दे दिया, तो वो भारत का नागरिक कैसे कहला सकता है? तो इसीलिए कहा गया कि इसमें एक और संशोधन किया गया 2003 में। 2003 में इसमें तीसरा संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि माता पिता दोनों वैलिड होने चाहिए, लेकिन माता और पिता के बीच में एक वैलिड संबंध भी होना चाहिए। मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी होने चाहिए, तभी उस बच्चे को मान्यता प्राप्त होगी, नहीं तो वह भारत का नागरिक नहीं कहला पाएगा, ठीक। तो फिर इसका दुरुपयोग किया गया, इसीलिए 2005 में इसमें चौथा संशोधन किया गया। चौथे संशोधन में कहा गया कि पूरी तरह समझ लीजिए, कहानी ये है कि अगर वो भारत का नहीं है तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। इसलिए चौथे संशोधन में साफ साफ कह दिया गया कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसको कम से कम 7 साल के लिए भारत में रहना पड़ेगा, एक कला सीखनी पड़ेगी, भारत को एक भाषा सीखनी पड़ेगी और भारत की संस्कृति में रहना पड़ेगा। और अगर वो कोई गलत काम नहीं करता है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। भारत क्या है? भारत इंसानियत का देश है, इंसानियत का देश है, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। भारत की नागरिकता लेने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ नागरिकता प्राप्त करना इतना आसान है। यहाँ 7 साल बाद की नागरिकता, वो भी कोई गुनाह न करने पर प्राप्त होती है, ठीक। इसीलिए तो ये पहला हमारा चल रहा था प्रारंभिक नागरिकता, 5वां आर्टिकल था। अब 6वां देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 6 कहता है जब हमारा देश को जब आज़ादी मिल रही थी तो उसमें 2 देश टूटने वाले थे, पहला पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान से बाद में बांग्लादेश टूट गया, ठीक। तो 2 देश टूट रहे थे। तो बहुत सारे लोग थे जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत तरफ आ रहे थे। तो जो भारत से पाकिस्तान गए थे लोग, भारत से पाकिस्तान गए लोग अगर पछतावा होने के कारण फिर से पाकिस्तान से भारत तरफ बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। मतलब भारत से पाकिस्तान गए और भारत से पाकिस्तान जाने के बाद पछतावा हुआ, पछतावा के कारण अगर वो पाकिस्तान से फिर से भारत में आ रहे हैं संविधान लागू होने से पहले, तब उनको भी नागरिकता दी जाएगी। मतलब पाकिस्तान से भारत आए लोग, इसको लिखते हैं पहले भारत से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से भारत, ठीक।
तो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर लौटकर भारत आए संविधान लागू होने से पहले, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। 7वां कहता है कि आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि अगर कोई पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत आ रहा है, मतलब पहले से ही पाकिस्तान में रह रहा हो और वह भारत आने की कोशिश कर रहा हो, भारत पाकिस्तान से भारत आने वाले को, पाकिस्तान से इंडिया आने वाले को भी अगर संविधान लागू होने से पहले भारत में आ रहा है तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। अगर वह संविधान लागू होने के बाद आ रहा है तो उसको 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालना होगा, और रजिस्ट्रेशन वैलिड हो जाने के बाद उसको 6 महीने के बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, ये 7 हो गया। फिर 8 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 8 कहते हैं जैसे विदेशी प्रवासी हो गया ना, विदेशी प्रवासी विदेश में रह रहा बच्चा भी, मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे किसी के माता पिता भारतीय हैं तो अगर उसका बच्चा विदेश में रह रहा है, माता पिता भारतीय हैं और उसका बच्चा विदेश गया पढ़ाई वढ़ाई करने, तो विदेश में रह रहा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। ठीक, विदेश में रह रहा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। इसको विदेश लिख देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। विदेश में रह रहा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 9 देखते हैं इधर। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? 9 में कहता है दूसरे देश की नागरिकता। यह भारत की नागरिकता कैसी है? एकहरी नागरिकता है। एकहरी मतलब कि अगर आप भारत की नागरिकता ले रहे हैं तो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता को भंग कर दिया जाएगा। इसीलिए इसमें कहा गया यह कैसी नागरिकता है? यह एकहरी नागरिकता है। भारत में केवल भारत की ही नागरिकता ले सकते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता भंग कर दी जाएगी। 10वां कहता है, आर्टिकल नंबर 10 में आ जाता है, देश से दुश्मनी करने पर भी भारत की नागरिकता भंग कर दी जाएगी। मतलब कि अगर आप देश से दुश्मनी कर रहे हैं, देश जैसे मिलिट्री के जवान भी हो सकते हैं, गुप्तचर भी हो सकते हैं, दूसरे देश को संदेशा पहुंचा रहे हैं, कोई मंत्री हो सकता है दूसरे देश के साथ संगठन कर रहा है, तो देश से दुश्मनी करने पर भी भारत की नागरिकता भंग कर दी जाएगी। अगर भारत की नागरिकता ही नहीं रहेगी तो भारत में ना आप कोई नौकरी कर सकते हैं, ना कोई चुनाव लड़ सकते हैं, ना किसी का पेपर दे सकते हैं। आप भारत में बहुत ही बाध्य हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कम चीज़ें भारत में करने के लिए बचेंगी, आप टूरिस्ट बनकर रह जाएंगे भारत में। तो आर्टिकल नंबर 11 कहता है, जैसे कि 5 से 11 तक हमारा था, तो 11 कहता है, 11 में हमारा बोलता है कि भारत जो हमारा है, नागरिकता का नियम केवल संसद ही बना सकती है, नहीं तो कोई मंत्री बना देता। राज्य में अपने राज्य खोल के रखा हुआ है, राज्य बना देता कि यहाँ पे छोटे लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी, जाओ। लेकिन इसका नियम केवल संसद ही बना सकती है, नागरिकता का नियम केवल संसद ही बना सकती है। ठीक, तो हमारा भाग 2 हो गया। भाग 2 के बाद हम देखते हैं भाग 3 हमारा क्या कहता है। यह नागरिकता के बारे में बता रहा था, कैसे कैसे हम भारत में नागरिकता ले सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि भारत में नागरिकता लेने के 5 प्रकार होते हैं, 5 तरीके से हम भारत में नागरिकता ले सकते हैं। तो देखते हैं पहले भारत में नागरिकता लेने के हमारे 5 मेथड क्या क्या हैं। पहला कहता है उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक, जिसका जन्म भारत में हुआ है उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा कहता है जिसके माता पिता भारतीय हैं, माता पिता भारतीय, और इसमें संशोधन करते करते बताई दी है कि माता पिता भारतीय होंगे तभी उनको नागरिकता मिलेगी और उसके बच्चे को नागरिकता मिलेगी। तीसरा देखते हैं कि किसी क्षेत्र को अपने राज्य में, किसी क्षेत्र को अपने देश में मिलाने से, क्षेत्र को अपने देश में मिलाने से 16 मई 1975 को सिक्किम को मिला लिया गया था, तो सिक्किम के लोगों को भी नागरिकता दी गई थी। इसको बोलते हैं आधिपत्य क्षेत्र। जिस क्षेत्र पर कब्जा, मतलब जो क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है तो उसके लोगों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक, चौथा बोलता है भारत में 10 साल रहा हो, भारत में 10 साल से रह रहा हो लेकिन नागरिकता न ली हो, भारत में 10 साल रहा हो, उसकी एक संस्कृति और उसकी एक भाषा, एक कला सीख गया हो, उसको भी भारत का नागरिक कहा जाएगा, उसको भी भारत की नागरिकता जल्द ही प्राप्त हो सकती है। 5वां क्या कहता है कि आपको भारत में पहले 7 साल रहना पड़ेगा। 7 साल रहने के साथ अगर कोई आप गुनाह नहीं किए हैं, भारत की संस्कृति, कला या भाषा कुछ भी सीख लिए हैं और भारत में कोई तरह घुल मिल गए हैं, तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 6 महीने के लिए, 7 साल बाद 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन डालना पड़ेगा। अगर वो वैलिड हो जाता है तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम बता दिए इसकी नागरिकता कैसी है, एकहरी नागरिकता है और यह ब्रिटेन से लाई गई है। पहला अधिनियम 1955 में, मतलब पहली बार लागू किया गया था 1955 में। पहला संशोधन कब हुआ? 1989 में। इसमें आज तक 4 संशोधन किए गए हैं, 89, 93, 2003, 2005, 4 संशोधन इसमें। ठीक, चलिए देखते हैं आगे हम भाग 3। ये हमारा नागरिकता लगभग खत्म हो गया है। अब तीसरा हम देखते हैं भाग 3। भाग 3 कहता है हमारा मूल अधिकार। इसको संविधान की मूल इकाई कहा जाता है, क्योंकि मूल अधिकार ही हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। मूल अधिकार हमसे संसद भी नहीं छीन सकती और कोई कोर्ट भी हमसे यह अधिकार नहीं छीन सकता। मूल अधिकार हमारा कहाँ से है? यह लगभग 12 से 35 तक है। पार्ट 3 मूल अधिकार, यह 12 से लगभग 35 तक है। ठीक, अच्छा, मूल अधिकार में क्या कहता है? मूल अधिकार जैसे हमारे हैं कि हम रोड पे चल सकते हैं, रोड पे गाड़ी चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं और किसी भी जगह जा सकते हैं घूमने के लिए। भारत में हमारे बहुत सारे मूल अधिकार हैं। जैसे हम देखते हैं पहले तो आर्टिकल 12 में कहता है, मूल अधिकार की परिभाषा ही है इसमें,
मूल अधिकार होता क्या है? मूल अधिकार का मतलब ये नहीं है कि अरे किसी का मर्डर कर दिया और ये हमारा मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। किसी के मूल अधिकार को ठेस नहीं पहुंचाए, जैसा कि इसमें सबके मूल अधिकार बराबर दिए गए हैं, तो सबके बराबर है, तो आप अगर किसी का मर्डर कर रहे हैं तो दूसरा भी आपका मर्डर कर सकता है, तो इसीलिए यह मूल अधिकार के लिस्ट में नहीं डाला गया है। जो किसी को ठेस न पहुंचाए, जैसे हम कहीं भी घूम सकते हैं, सभा कर सकते हैं, समिति कर सकते हैं, और कहीं कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, और कहीं जाकर व्यापार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मूल अधिकार हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, किसी के बारे में बोल सकते हैं, किसी के बारे में बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। मोबाइल का, जैसे कोरिया में जीन्स पहनने पर रोक लगाई गई, वहाँ जीन्स नहीं पहन सकते हैं, लेकिन तो भारत में हम जीन्स किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं। तो ये सब हमारे मूल अधिकार हैं। लोगों को लगता है कि यार ये सब तो मिल गया ऐसे ही फुटपाथ में, लेकिन ये सब संविधान में लिखा गया, इसीलिए सरकार दे रही है आपको। सरकार क्यों दे रही है? सरकार इसलिए दे रही है क्योंकि ये पहले से संविधान में लिखा गया है। संविधान में नहीं लिखा रहता ना, तो आपको जीन्स पहनने पर भी रोक लगा दिया जाता है। तो मूल अधिकार के बारे में देखते हैं। पहली परिभाषा जैसे जान गए हम मूल अधिकार, तो हमारे मूल अधिकार का रक्षक कौन होती है? इसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मतलब अगर कोई हमारे मूल अधिकार को छीन रहा है तो हम सुप्रीम या हाई कोर्ट दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं, या हमारे लिए एक रीट जारी करती है, जैसा कि हम देखेंगे आगे इस सेशन में हमारा आएगा रीट के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 13 में जैसे बोलता है, किसी दूसरे का मूल अधिकार, अगर किसी दूसरे के मूल अधिकार को छीन रहा है, जैसे इसमें बताया गया था कि जो मूल अधिकार में बताए गए हैं, किसी दूसरे का मूल अधिकार, अगर किसी दूसरे के मूल अधिकार को छीन रहा है तो उसको जल्द ही संसद द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। जैसे हमारा मुस्लिम जाति में था, मुस्लिम में 3 तलाक था। 3 तलाक में क्या होता था कि जैसे अरे कोई भी आदमी गर्म होकर आया और अपनी पत्नी से बोल दिया तलाक। 3 तलाक का मतलब कि 3 बार तलाक बोलने से उन दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाता था। 3 तलाक, इसमें तलाक़े बिद्दत सबसे खराब था। इसमें 3 प्रकार के तलाक थे, इसमें सबसे खराब था तलाक़े बिद्दत। तलाक़े बिद्दत को ही संसद ने खत्म कर दिया, तलाक़े बिद्दत को, कि अब आप 3 तलाक बोलने से केवल तलाक नहीं सकते। तलाक लेने के लिए आपको एक मजबूत कारण होना चाहिए और दोनों लोग उसमें सहमत होने चाहिए, तब जाके आप तलाक दे सकते हैं। ठीक, तो तलाक़े बिद्दत को खत्म कर दिया गया। जैसे कि हिंदू धर्म में था सती प्रथा को भी खत्म कर दिया गया, कि जब किसी का आदमी मर जाता था तो फिर औरत को साथ में जला देते थे, जिंदा जला देते थे। सती प्रथा को खत्म कर दिया। महिला शिक्षा, पहले गाँव में महिलाओं को शिक्षा लेने का हक नहीं था, बहुत ही कम शिक्षा ली महिलाएं। अरे कोई 3 पढ़ के पास कर ली, कोई 4-5 ऐसे पढ़ के, तो ये महिला शिक्षा, तो फिर अरे ये भी था, तो इसको भी खत्म कर दिया गया। अब महिलाओं को भी शिक्षा लेने का हक है। अब तो आप देख ही पा रहे हैं कि महिला शिक्षा के साथ साथ क्या क्या कर रही हैं आगे चल करके। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 13 में जैसा कि बता रहे हैं कि इसका मेन कारण यह है, 13 ये मेनली बता रहा है कि किसी का मूल अधिकार अगर किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो उसको जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा संसद द्वारा। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 14 चलते हैं। आर्टिकल नंबर 14 कहता है 14 से 18 तक, कहाँ से 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ठीक, जैसे कि बोलते हैं समानता का अधिकार 14 में बोलता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। जैसे कोई मुख्यमंत्री मर्डर कर दिया और कोई आम आदमी मर्डर कर दिया तो दोनों को बराबर सजा दी जाएगी। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। केवल इसमें राष्ट्रपति और सेंट्रल गवर्नर को, राज्यपाल, ठीक, राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं, विशेष प्रावधान, और बाकी को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई प्रधान, कोई भी रहे, कोई छोटे छोटे मनुष्य रहे, कोई भी रहे, सबको समान नज़र से देखा जाएगा। अगर कोई मुख्यमंत्री मर्डर किया, कोई प्रधानमंत्री मर्डर किया तो उसको भी सेम सजा दी जाएगी। अरे ऐसा तो, लेकिन अरे आज भारत में नहीं किया, भारत में आज ये सब नहीं किया जाता है, क्योंकि जिसके पास पैसा है अगर वो 20 मर्डर भी किया हुआ है तो छूट जाएगा। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, अगर वो छोटी सी चोरी भी कर लिया तो उसको मर्डर में तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं 14 हमारा क्या कहता है। इसमें विशेष प्रावधान किसको, राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि वो अपनी सजा माफ कर सकते हैं, जैसा कि हम देखेंगे आगे चल के। ठीक, ये 71 की तरह 72 की तरह माफ कर लेते हैं, 171 की तरह, ये 2 आर्टिकल हैं। 72 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को कोई भी सजा नहीं हो सकती। राष्ट्रपति अपनी सारी की सारी सजा माफ कर सकते हैं, दूसरे की भी सजा माफ कर सकते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी सजा हो। ठीक, और 171 लिखा गया है राज्यपाल भी अपनी सजा माफ कर सकते हैं। ठीक, 14 में बता रहा है। 15 देखते हैं। 15 में भी समानता की बात बोलता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, समझ रहे हैं ना, जाति मतलब जैसे कि यार छोटी जाति बड़ी जाति हो गई है। ठीक, तो जाति, धर्म, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ऐसे बहुत सारे धर्म हो गए हैं। धर्म, लिंग,
जन्म स्थान, इन चारों के आधार पर आप किसी में भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि आजकल महिलाओं और पुरुषों, आजकल तो पता ही है कि पुरुषों को ही कम प्रावधान प्राप्त है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रावधान प्राप्त है। और जाति के नाम पर बहुत लोग जैसे कि समझ रहे हैं, जाति हमारी कोई धर्म हो गया, लिंग हो गया और जन्म स्थान। जैसे कोई नागालैंड में जन्म लिया है तो बोलते हैं भारत का ही नहीं लग रहा है, किसी जंगल से आया हुआ है, क्योंकि नागालैंड के लोग राक्षस जैसे दिखते ही हैं। ठीक, तो जन्म स्थान के बेसिस पर भी हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, जैसे नागालैंड बहुत ही पश्चिम में, पूर्व में पड़ जाता है, बहुत ही पूर्व में, और पूरा मेन इंडिया इधर पड़ता है। ठीक, सेंट्रल इंडिया, और पूर्व में पड़ने की वजह से जब यहाँ के लोग यहाँ चल कर आते हैं तो देखने में लगते हैं बहुत ही भयानक है, डरावने। तो इसीलिए नागालैंड के लोगों को जन्मस्थान के बेसिस पर भेदभाव किया जाता है। लेकिन संविधान में लिख दिया गया है कि अगर हमारा क्षेत्र है तो हम किसी को भी जन्मस्थान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। 15 हो गया हमारा, 16 कहता है, आर्टिकल नंबर 16 इधर देख लेते हैं। इक्वालिटी टू गेटिंग अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर। मतलब कि जैसे हम कोई भी फॉर्म डालते हैं कोई भी सरकारी नौकरी के लिए, कुछ भी, कोई भी, जैसे कोई भी है तो चुनाव कोई भी लड़ सकता है, बस वो सक्षम होना चाहिए। सक्षम होना चाहिए तो वो चुनाव लड़ सकता है। जैसे कोई भी अपनी प्रधानी का चुनाव लड़ लेता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई 5 पास करके मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई 7 पास करके प्रधानमंत्री बन जा रहा है। ठीक, तो सबके पास हक है, लेकिन वह क्या है, सक्षम होना चाहिए। सक्षम का मतलब कि बाद में आज जानते हैं सक्षम का मतलब क्या है। सक्षम का मतलब कि उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, बहुत सारा रुपया पैसा होना चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके वो बड़े पद पर बैठ सकता है। ठीक, तो सबको समान अवसर प्राप्त होता है। जैसे हम सरकारी नौकरी भी करते हैं तो पेपर देने का हक सबको है, सब पेपर दे सकते हैं, कोई भी फॉर्म डाल सकता है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी किसी भी कंपटीशन का पेपर दे सकता है। जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीएस, आईडीएस, पीएससी, किसी का पेपर दे सकते हैं हम, लेकिन कोई भी निकाल लेता है, कोई भी नहीं निकाल पाता है। ठीक, तो पेपर तो सब दे सकते हैं, सबको समान हक है, सबको समान अवसर। इसी को बोलते हैं इक्वालिटी टू गेटिंग अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी टू गेटिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक, सबको समान अवसर प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 17 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 17 कहता है हमारा, आर्टिकल नंबर 17 में हमको बताया जाता है कि जो हमारा संविधान है, छुआछूत, छुआछूत का अंत। ठीक, छुआछूत मतलब छुआछूत के नाम पर छोटी जाति, बड़ी जाति, जैसे कि झारखंड के लोग होते हैं, झारखंड के तो वो बहुत ही निचली क्षेत्र में रहते हैं, बहुत ही गरीब हैं। झारखंड फिर हो गया हमारा उड़ीसा, तो ये बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है और झारखंड उड़ीसा के लोगों को बहुत ही निचले नजर से देखा जाता है। तो बोलता है कि छुआछूत के नाम पर भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। झारखंड, उड़ीसा, असम हो गए, जैसे सिक्किम मान लेते हैं, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, ये सब लोग होते हैं, तो ये बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में भी आते हैं। और पिछले क्षेत्र में जाने की वजह से जब ये भारत के सेंटर में, जैसे मेन सिटी में आते हैं, तो मेन सिटी में जब पहुंचते हैं तो उनको छुआछूत की नज़र से देखा जाता है। ठीक, तो यह 17 बोलता है कि, आर्टिकल नंबर 17 बोलता है छुआछूत के बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 18 आता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। जैसे पहले के राजा महाराजा बहुत बड़ी बड़ी रखते थे उपाधि, बादशाह, सम्राट, महाराज, ऐसे ऐसे बहुत बड़ी उपाधि रखते थे, लेकिन आजकल कोई भी ऐसी उपाधि नहीं रख सकता है। जैसे किसी को भारत रत्न दिया जाता है तो नहीं लग सकता है भारत रत्न कुछ फलाना ठिकाना उसके आगे। ठीक, तो भारत रत्न एक पुरस्कार है, उसको आप उपाधि की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर पढ़ने लिखने में, अरे वहाँ तक कैसे पहुँचा है, वह अपने डॉक्टर अपने साथ नाम के साथ डॉक्टर लगा सकता है, और फिर इंजीनियर होता है, कर्नल होता है, जनरल होता है, ये सब अपने नाम के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब पद हैं उनके, ये सब उनके हक हैं, पद हैं। ठीक, तो पदों को लगा सकते हैं। लेकिन आप भारत रत्न किसी का पद थोड़ी है, ये तो एक पुरस्कार दिया गया उसको सम्मानित करने के लिए। तो भारत रत्न और पद्म भूषण और नोबेल प्राइज, जैसे नोबेल प्राइज ओनर, ये फलाना ठिकाना लगा दिए। ठीक, ये सब नहीं लगा सकते हैं। 18 हो गया, 18, तो 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार हो गया। उसके बाद देखते हैं 19 हम देखते हैं 19, जो आर्टिकल 19 हो उसको हम कल देखा जाएगा, क्योंकि आज का सेशन यहीं पे खत्म किया जाता है। आर्टिकल थोड़ा लंबा चला जा रहा है सेशन।